आज का हमारा टॉपिक है 4.3 आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और टॉपिक का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसके पहले वाले क्लासों में, पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा है ना, और इटली के यूनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में, यानी कि ब्रिटेन किस प्रकार से एक आज़ाद कंट्री बन गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आज पूरी तरीके से डीपली डिस्कस करेंगे, तो ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले ना बच्चों को जो कन्फ्यूजन लगा रहता है इस टॉपिक के अंदर, वो है इंग्लैंड और ब्रिटेन में डिफरेंस, है ना। चलिए आप एक काम कीजिए, अपने पेंसिल को उठाइए, आप अपने पेंसिल को लीजिए, ऑफलाइन वाले प्लस ऑनलाइन वाले, हर कोई अपने पेंसिल को हाथ में लीजिए, और जहाँ पे आपका बुक है ना, बुक में जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे आप लिखिए। पहले लिखिए इंग्लिश, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश लिखिए, और ब्रैकेट के अंदर लिखिए इंग्लैंड। इंग्लिश के बगल में दीजिए ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखिए इंग्लैंड। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे नीचे लिखिए। उसके बाद आप लिखिए ब्रिटिश, ब्रिटिश लिखिए, ब्रिटिश के बगल में ब्रैकेट दीजिए, उसके अंदर लिखिए ब्रिटेन, उसके अंदर लिखिए ब्रिटेन। हो गया? चलिए आगे आप समझिए, यहाँ पे हम ये चीज़ क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे ना, या फिर जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपको 2 वर्ड बार बार कंफ्यूज करेगा। एक है वर्ड इंग्लिश और एक है वर्ड ब्रिटिश, इंग्लिश और ब्रिटिश। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जब जब बात होगा इंग्लिश का, समझ जाइएगा वो बात कर रहा है इंग्लैंड का। जब जब बात होगा ब्रिटिश का, वो बात कर रहा होगा ब्रिटेन का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ना इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इसको समझना है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे नोट्स को, तो वो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत, वो चीज़ हमने आपको इसलिए लिखवाया है ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे उस समय पे। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश का मतलब क्या समझना है? इंग्लैंड। ब्रिटिश का मतलब क्या समझना है? ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। तो टॉपिक का नाम हमारा हो सकता है द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यदि ये आ जाएगा तो आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है वो जरा समझिए ध्यान से। पहले वाले पॉइंट में हमने यहाँ पे मेंशन किया है नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। इसमें क्या लिखा हुआ जरा देखिए ध्यान से। 18th सेंचुरी के पहले तक यदि आप यूरोप के मैप को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ब्रिटिश नेशन नज़र ही नहीं आएगा। ब्रिटिश नेशन नज़र नहीं आएगा मतलब क्या है, वहाँ पे ब्रिटेन आपको नज़र ही नहीं आएगा। फिर आपको क्या नज़र आएगा वहाँ पे, जरा देखिए ध्यान से। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल वेयर बेस्ड ऑन इथनिसिटीज सच एज इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड। इंग्लिश किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है? इंग्लैंड के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। वेल्स, स्कॉट और आयरिश। समझिएगा आप जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या बात हो रहा है देखिए ध्यान से। यदि आप यूरोप के मैप को उठा के देखेंगे ना, तो 18th सेंचुरी के पहले तक आपको ना ही ब्रिटेन नज़र आएगा, ना ही आपको इंग्लैंड नज़र आएगा। लेकिन फिर नज़र क्या आएगा आपको? जिस जगह को आज हम ब्रिटेन और इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो जगह पहले हुआ करता था वेल्स, स्कॉटलैंड। स्कॉट का मतलब स्कॉटलैंड, आयरिश का मतलब आयरलैंड। ठीक है, और वेल्स भी हमारा एक छोटा सा पहले जगह ही हुआ करता था, और इंग्लिश भी एक जगह ही हुआ करता था। तो समझिएगा जब पहले यहाँ पे ध्यान से, जिस जगह को आज हम लोग यूरोप के अंदर इंग्लैंड और ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, वो पहले ना ही इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, बल्कि ना ही इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, ना ही ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था, तो बल्कि वहाँ पे उस समय के लोग इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश के नाम से जाने जाते थे। मतलब कि इन सभी कंट्री के लोग आपस में मिले जुले पले रहते थे। ठीक है, इंग्लिश वाले, वेल्स वाले, स्कॉट वाले और आयरिश वाले। ठीक है, आगे देखते हैं और आप आगे आपको इसमें समझ आएगा। लेकिन यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि 18th सेंचुरी के पहले तक यदि आप यूरोप के मैप को देखेंगे तो उसमें ना ही आपको ब्रिटेन नज़र आएगा, ना ही आपको इंग्लैंड नज़र आएगा, क्योंकि उस समय पर यह चीज़ हुआ ही नहीं करता था। उस समय पर बेसिकली हमारे इंग्लिश हुआ करते थे, वेल्स होते थे, स्कॉट होते थे, और आयरिश यानी कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लिश हुआ करते थे। बाद में इन सब में और फेर करके 2 जगह बनाया गया, एक का नाम पड़ा इंग्लैंड और एक का नाम पड़ा ब्रिटेन। अब इन दोनों के बारे में भी बड़ा दिलचस्प कहानी है, हम आपको बताएंगे।
जैसे देखिए सबसे पहला, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन। इंग्लिश नेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इंग्लिश नेशन का मतलब है इंग्लैंड। समझिए क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ग्रोथ ऑफ पावर मेड द इंग्लिश नेशन एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस एंड आइलैंड। देखिए सबसे पहले क्या इंग्लैंड नाम का कोई जगह था? नहीं था। क्या ब्रिटेन नाम का कोई जगह था? नहीं था। फिर क्या था? फिर इंग्लिश था, सिंपली इंग्लिश था। और यही इंग्लिश जाके बनता है इंग्लैंड, बाद में बनता है, लेकिन पहले आप समझिए, पहले इंग्लैंड नहीं हुआ करता था, बेसिकली पहले इंग्लिश हुआ करता था। वेल्स होते थे, स्कॉटलैंड होते थे, आयरिश होते थे। लेकिन ये जो इंग्लिश वाले लोग थे ना, ये क्या करने लगे, अपने धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाने लगे। और जैसे जैसे इनका पावर बढ़ने लगा, ये अलग अलग नेशन को अपने कब्जे में लेने लगे, यानी कि अलग अलग कंट्री को अपने कब्जे में ले लिए, और अलग अलग प्रकार के आइलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिए, यानी कि वहाँ पे इनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे पावर किसका बढ़ रहा है? इंग्लिश का पावर बढ़ रहा है, यानी कि जो बाद में जाके इंग्लैंड बना उनका यहाँ पे पावर बन रहा है। लेकिन पहले क्या इंग्लैंड होता था? नहीं होता था। तो सिंपली क्या होता था? इंग्लिश होता था। ठीक है, आगे बढ़ते। तो वो लोग धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाने लगे। आगे देखिए क्या होता है, इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड एज ए नेशन स्टेट। और इन लोगों ने अपना इतना पावर बढ़ा दिया कि इन लोगों ने अपना एक, इंग्लिश वाले लोगों ने अपना एक अलग जगह ही क्रिएट कर लिया, और उस जगह का नाम इन लोगों ने क्या रखा? इंग्लैंड नाम रखा। तो इंग्लिश वाले लोगों ने जो जगह बनाया उसका नाम क्या रखा गया? इंग्लैंड रखा गया। ठीक है, और ब्रिटिश ने जो बनाया उसका नाम रखा गया ब्रिटेन। वो आगे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की एंड इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड एज अ नेशन स्टेट। अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से क्या बात हो रहा है। पहले ना इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, यानी कि इन चारों जगहों पर पहले कंट्रोल चलता था मोनार्की का। किसका कंट्रोल? मोनार्की का चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे पावरफुल कौन होता जा रहा था? इंग्लिश वाले लोग पावरफुल होते जा रहे थे। तो ये इतने पावरफुल हो गए कि ये मोनार्की से आज़ाद हो गए, यानी कि इन लोगों ने ठान लिया था कि अब हमको और अपने मोनार्की के अंदर वाले सिस्टम में नहीं रहना है, यानी कि अब जो है ना हमारा एक अलग कंट्री बनेगा, उसका नाम रखा जाएगा इंग्लैंड, जिसके ऊपर किसी भी मोनार्की का कोई पावर नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? याद रखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को होता है बहुत। हम सावधानी से आपको बता रहे हैं कि पहले इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरिश जो थे ना, इन चारों के चारों जगहों पर मोनार्की का कंट्रोल था। किसका? मोनार्की का, यानी कि राजा महाराजा वाला सिस्टम यहाँ पे चलता था पहले। लेकिन इन चारों में से सबसे पावरफुल धीरे धीरे कौन बनता चला गया? इंग्लिश पावरफुल बनता चला गया। ये अपने पावर को बढ़ाता चला गया, दूसरे कंट्री को ये अपने कब्जे में लेने लगा, आइलैंड को अपने कब्जे में लेने लगा, और एक समय पे इतना पावरफुल हो गया कि ये अपने मोनार्की को ही जवाब दे दिया। कहा कि हम और ज़्यादा आपके अंडर में अब नहीं रहेंगे, हमारा एक अलग जगह बनेगा, उसका नाम रखा जाएगा इंग्लैंड। तो अब यहाँ से क्या हो गया? इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बन गया। मतलब कि वहाँ पे पावर जो था मोनार्की के हाथ में नहीं था, बल्कि पावर किसके हाथ में था? लोगों के हाथों में था। लोग अपने लीडर को चुनते थे और वो फिर जाके अपना कंट्री पर रूल करते थे। तो यहीं से हमारा जो इंग्लैंड था वो एक नेशन स्टेट बना। लेकिन कहानी और आगे दिलचस्प है। क्या है जरा देखिए ध्यान से। द एक्ट ऑफ यूनियन, ये क्या था भाई, जरा समझिए ध्यान से। इन 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड। अब यहाँ पे ब्रिटेन का जिक्र आ गया, लेकिन क्या इसके पहले कहीं पे ब्रिटेन का जिक्र आया था? नहीं आया था। तो अब यहाँ पे होता है हमारा द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है समझिए। विद द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसको आप समझिए। यहाँ पे ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हम आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। समझिएगा पहले ध्यान से। अभी फिलहाल 4 जगह थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें सबसे पावरफुल कौन हो गया? इंग्लिश हो गया। और उन लोगों को इतना पावर आ गया था, इतना पावर वो लोग अपने आप को बढ़ा लिए थे पावर के रूप में, कि उन्होंने अपने मोनार्की को ही जवाब दे दिया, कह दिया कि हम आपके अंदर में अब नहीं है, हमारा अपना अलग जगह बनेगा। और उन लोगों ने क्या मिलकर बना दिया? एक जगह जिसका नाम रखा गया इंग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से हमारा इंग्लैंड बन गया। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बनता है? सिंपली हम लोग उसको ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। वो कैसे बनता है वो समझिए जरा ध्यान से। इंग्लैंड तो बन चुका था, और ये इंग्लैंड बेसिकली वही जगह है जहाँ पे इंग्लिश वाले लोग रहते थे। ठीक है, उन्होंने अपना नाम दे दिया कि हाँ ये हमारा कंट्री है, इसका नाम है इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड बन गया, और स्कॉटलैंड तो पहले से था। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को, इन दोनों को आपस में मिला के, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को आपस में मिला के बनाया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब कि इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके एक नाम रख दिया गया, क्या?
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सिंपली आप उसको ब्रिटेन भी कह सकते हैं। तो अब इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, ब्रिटेन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस ब्रिटेन के अंदर दो कंट्री है, एक स्कॉटलैंड और एक इंग्लैंड। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ना एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब है समझौता हुआ था, किसके बीच में, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और इन दोनों ने ये तय किया कि हम दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का नाम हटा के एक अलग अपने कंट्री का नाम रख देते हैं, जिसका नाम रखा जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि अब आप यहाँ पे ये समझ गए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर दो जगह है, एक स्कॉटलैंड और एक इंग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला, यहाँ पे परिणाम ये निकला उस एक्ट में, यानी कि उस समझौते में तय किया गया कि इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। उस समझौते में तय हुआ कि जो इंग्लैंड है ना, वो अपना पावर स्कॉटलैंड पे दिखा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि स्कॉटलैंड के अंदर कोई रिसोर्स पाया गया, उसको इंग्लैंड जब चाहेगा तब हथिया लेगा। ये समझौता किया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला हमारा इंग्लिश वाले पावर को बढ़ाने लगे, वो लोग इतने पावर को बढ़ा दिए कि वो अपने मोनार्क के कंट्रोल से बाहर चले गए और उन लोगों ने मिलकर एक देश अपना बना दिया जिसका नाम रखा गया इंग्लैंड। ठीक है, और बाद में जाके हमारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक एक्ट ऑफ यूनियन करते हैं, मतलब कि एक समझौता करते हैं। कब करते हैं, 1707 में। उस समझौते के तहत ये होता है कि हम दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक कॉमन नाम रख देंगे अपने जगह का, उसका नाम रहेगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे ये कहा गया कि इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पे अपना प्रभाव दिखा सकता है, मतलब कि इंग्लैंड जो चाहेगा स्कॉटलैंड में कर देगा अपना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रेट ब्रिटेन जो था वो सबसे टॉप पे है और उसके अंदर दो जगह है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। लेकिन यहाँ पे पावर कौन दिखा सकता था, केवल इंग्लैंड दिखा सकता था, किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जो है वही बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंडफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड। तो अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो हमारा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल के, उन दोनों का जो बेसिकली एक कॉमन नाम था वो क्या रखा गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रखा गया। और याद कीजिए, इंग्लैंड वाला किसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकता था, स्कॉटलैंड के ऊपर दिखा सकता था। इसका रिजल्ट भी ये निकला कि जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था, यानी कि जो ब्रिटेन का नया पार्लियामेंट बना, जो ब्रिटेन का नया पार्लियामेंट बना, उस नया पार्लियामेंट में दबदबा जो था वो स्कॉटलैंड का नहीं रहा बल्कि इंग्लैंड का दबदबा रहा। क्यों रहा, क्योंकि वो पहले ही समझौता कर लिया गया था भाई, स्कॉटलैंड के ऊपर इंग्लैंड जो है अपना प्रभाव दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे ना याद रखिएगा, केवल और केवल ये बात आपको याद रखना है इस पूरे टॉपिक में कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन दोनों को मिला के बनाया गया, लेकिन रहेंगे तो इन दोनों उसी के अंदर ना, है ना। तो ब्रिटेन का जो नया पार्लियामेंट बना उसमें प्रभाव किसका देखने को मिला, यानी कि उसमें दबदबा किसका देखने को मिला, इंग्लैंड का। स्कॉटलैंड का कोई दबदबा उसमें नहीं देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं फिर। डिवीजन ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड का यहाँ पे अब डिवीजन होता है, कैसे होता है देखिए ध्यान से। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर कैथोलिक। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंग्लिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। इसका मतलब समझिए। सर समझ में नहीं आया, बताते हैं, जरा समझिए ध्यान से क्या बात यहाँ पे कहा गया। आयरलैंड को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, पहला कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। इसका मतलब समझिए, कैथोलिक में वो लोग आते थे जो कि चर्च वाले सिस्टम को सपोर्ट करते थे, मतलब कि जो चर्च में पुजारी होंगे, जो क्लर्जी होंगे, उसको क्या मिलता था, बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता था। तो कैथोलिक में हमारे वो लोग आते थे जो कि चर्च के सपोर्ट में थे, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट में वो लोग आते थे जो कि चर्च के बिल्कुल खिलाफ थे, वो चाहते ही नहीं थे कि चर्च वाला कोई सिस्टम हो, यानी कि चर्च होगा भी तो जो चर्च में काम करेंगे फादर लोग, उनको बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। तो आयरलैंड को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, एक कैथोलिक में और एक प्रोटेस्टेंट में। कैथोलिक में वो लोग थे जो कि चर्च वाले सिस्टम को फॉलो करते थे, उसके फेवर में थे, और प्रोटेस्टेंट में जो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे होता क्या देखिए ध्यान से। द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब कौन, इंग्लैंड। तो इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड के लोग
प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे कि भाई तुम आगे बढ़ो और कैथोलिक के ऊपर ना अपना कब्जा जमाओ। समझेगा जरा ध्यान से, प्रोटेस्टेंट कौन लोग थे? जो कि बिल्कुल चर्च के खिलाफ थे, चर्च के बिल्कुल खिलाफ थे। तो इंग्लैंड वाले लोग आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे कि तुम अपना पावर बढ़ाओ और अपने दबदबे में ले लो किसको? कैथोलिक को, यानी कि कैथोलिक के ऊपर अपना आप प्रभाव डालो। तो अब जरा सोचिए कि क्या प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के ऊपर अत्याचार करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा, तो क्या बदले में कैथोलिक कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आगे क्या हुआ देखो, कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश डोमिनेंस, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, द कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। लेकिन जब बदले में कैथोलिक वाले लोग हमला करते थे बदले में, तो उनके हमले को या फिर उनके जवाब को या फिर उनके बात को इंग्लैंड के लोग दबा देते थे, कहते थे कि तुम ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, आराम से रहो। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आयरलैंड को दो अलग अलग हिस्सों में पहले तो बांट दिया गया, ठीक है, और इंग्लैंड जो है ना प्रोटेस्टेंट को मदद करने लगा। क्यों मदद करने लगा? ताकि वो प्रोटेस्टेंट जो है कैथोलिक को अपने कब्जे में ले सके, अपना पावर दिखा सके। लेकिन जब कैथोलिक कुछ बात करता था, कैथोलिक जब रिवॉल्ट करता था अपने राइट के खिलाफ, अपने राइट के फेवर में, तो उनको दबा दिया जाता था इंग्लैंड के द्वारा, कहते थे तुम चुपचाप बैठो, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अ न्यू ब्रिटिश नेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा एक न्यू ब्रिटिश नेशन बना, ब्रिटिश नेशन मतलब ब्रिटेन, है ना। तो अब जो नया ब्रिटेन बना, और ब्रिटेन के अंदर दो जगह है, हाँ, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। तो अब जो हमारा नया ब्रिटिश नेशन बना वो क्या कर रहा था, देखिए ध्यान से। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड विद द वेरियस सिंबल्स सच एज द ब्रिटिश फ्लैग। यानी कि देखो, पहले ना इंग्लैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, तो दोनों का अपना झंडा अलग अलग रहा हुआ होगा। समझे ध्यान से, पहले इंग्लैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, तो दोनों का अपना अलग अलग झंडा रहा होगा। अब उन दोनों के झंडे को हटा के एक कॉमन झंडा लाया गया, और वो झंडा ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों का होगा। सिंपली आप कह सकते हैं ब्रिटेन का होगा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ही तो है वो दोनों। कोई दिक्कत इसमें? तो ब्रिटेन का एक नया झंडा वहाँ पे लाया गया, और जो इंग्लैंड का अपना झंडा था या फिर जो स्कॉटलैंड का अपना झंडा था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। कहा कि नहीं, अब तुम दोनों का अपना अपना झंडा नहीं चलेगा, बल्कि अब एक कॉमन झंडा चलेगा जो कि ब्रिटेन का होगा। और वो झंडा इंग्लैंड के लोगों को भी मानना पड़ेगा और स्कॉटलैंड के लोगों को भी मानना पड़ेगा। तो उस झंडे का नाम क्या रखा गया? यूनियन जैक रखा गया। क्या रखा गया? हाँ, यूनियन जैक। आगे द नेशनल एंथम, एक नेशनल एंथम क्रिएट किया गया, जैसे हमारे भारत में है ना जन गण मन, उसी प्रकार से ब्रिटेन का भी एक नया नेशनल एंथम क्रिएट किया गया, और उस नेशनल एंथम का नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। यानी कि गॉड हमारे महान राजा को क्या करे? बचाए, सेव करे, प्रोटेक्ट करे। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, और तीसरा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया पूरे ब्रिटेन में। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और इस तरीके से हमारा जो ब्रिटेन था वो बना। और आज हम लोग जिस ब्रिटेन को देखते हैं, उस ब्रिटेन के अंदर आपको दो चीज़ नज़र आएगा, एक इंग्लैंड और एक स्कॉटलैंड। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। थैंक यू वेरी मच।